बहुत स्वागत है आप सबका मेरे पॉलिटी पाठशाला के इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। यानी कि इंडिया में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक कमीशन बनाया गया है, एक आयोग बनाया गया है। और उस आयोग को समझने से पहले हम समझेंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या है। ह्यूमन राइट्स का मतलब है मानव अधिकार। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मानव अधिकार क्या है। तो मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी भी मनुष्य को मनुष्य होने के नाते मिलते हैं। ये किसी देश की सीमा से नहीं बंधे होते कि आप भारत के हैं तो आपको ये अधिकार मिलेंगे। ये हर देश में समान होते हैं। ये ऐसे अधिकार एक तरीके से हम कहें तो कुछ विद्वान इन्हें प्राकृतिक अधिकार भी कहते हैं। प्राकृतिक अधिकार क्यों? क्योंकि ये आपको प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं। यानी कि ये नहीं कि आप की सरकार आपको ये अधिकार दे रही है। अगर आप किसी भी देश में रहते हैं तो आप, क्योंकि आप एक मनुष्य हो, तो इसलिए ये अधिकार आपको मिले हुए हैं। जैसे कि अगर कोई गुलाम भी है तो भी उसको ये अधिकार है, तो भी उसको मानव अधिकार। आप किसी भी व्यक्ति के नागरिक अधिकारों को वंचित कर सकते हो कि हाँ, नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया कि हम इसने ये क्राइम किया है तो हम इसके नागरिक अधिकारों से इसको वंचित कर देते हैं। लेकिन आप किसी भी इंसान को, कोई भी चाहे वो किसी भी देश की सरकार हो, वो उनके मानव अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती। अगर कुछ व्यक्तियों को कैद भी किया जाता है तो भी उनको ये अधिकार रहते हैं। मानव अधिकार, जैसे कि अगर हम कुछ बेसिक से अधिकारों की बात करें तो स्वतंत्रता का, समानता का, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो दी जाती है, काम और शिक्षा का अधिकार, अपने जीवन यापन का अधिकार, ये सारे अधिकार जो है हम कह सकते हैं कि ये मानव अधिकार है। अगर किसी भी मनुष्य ने जन्म लिया है तो उसको अधिकार है कि वो स्वतंत्र रहे। किसी को भी उसको बांधे रखने का अधिकार नहीं है। जैसे हम देखते थे कि पहले क्या होता था कि बंधुआ मजदूरी होती थी, और उसमें क्या सिस्टम होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जो है बंधुआ बने रहते थे। पहले कुछ लोगों को बंधुआ बना लिया। बंधुआ का मतलब है कि ज़बरदस्ती उनसे अपने यहाँ, अपने खेतों में, अपने घर में काम कराना, और वो भी बंधे रहते थे। और उनके जो बच्चे होते थे, उनकी जो संतान होती थी, वो भी उनके यहाँ बंदी रहते थे। बंदी यानी कि एक तरीके से बंधा हुआ काम करना, कि आपको हमारे यहाँ काम करना है और आपके बच्चे भी हमारे यहाँ काम करेंगे। क्या होता था कि थोड़ा ब्याज ले लेते थे, पैसा वैसा ले लेते थे, उधार ले लिया और उसको चुका नहीं पाए, और उसकी वजह से वो बंधुआ रहते थे। या एक सीरियल भी आता था, क्या नाम था, चकोर। तो उसमें क्या है, वो पैदा होने से पहले ही वो अपनी कोख में उसको बंधुआ रख देती है अपनी बेटी को, और उसके बाद उसका विरोध करती है वो। तो इस तरीके की चीज़ें जो पहले हमारे समाज में हुई हैं, ये जो है मानव अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन आज इंटरनेशनल लेवल पे यूएनओ ने भी एक संस्था बनाई है, 10 दिसंबर 1948 को उसने ह्यूमन राइट की एक सार्वभौमिक घोषणा की है, महासभा ने, यूएन की। यूएन क्या है? यूएनओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर में सभी देशों के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए उसने एक संस्था बनाई है। तो और 10 दिसंबर को हम जो है ह्यूमन राइट डे भी मनाते हैं, मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों मानव अधिकार। कि मानव अधिकार क्या होते हैं। पहले आपने देखा होगा कि आज़ादी से पहले हमारे देश में क्या है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। जैसे कि जो नीची कास्ट के लोग होते थे, जो निचले वर्ग के लोग होते थे, उनको सार्वजनिक कुओं से पानी तक लेने नहीं दिया जाता था, और जो सार्वजनिक रोड होती हैं उन पे उन्हें चलने नहीं दिया जाता था। और कुछ तो मंदिरों में प्रवेश तो दूर की बात है, मंदिरों के बाहर की जो रोड है उन पे तक नहीं चलने दिया जाता था उनको। तो इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके साथ कि वो जहाँ पे उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, उच्च वर्ग के बच्चे रहते हैं, वहाँ पे वो लोग, उनकी परछाई तक वर्जित मानी जाती थी। तो ये सिर्फ नागरिक अधिकारों का वायलेशन नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन राइट का भी वायलेशन है कि आप मानव अधिकारों का भी उल्लंघन कर रहे हो इसके साथ साथ।
और इसी तरीके के जो है इसी तरीके की घटनाएं लोगों के साथ ना हो, लोगों के साथ इतनी तरह के डिस्क्रिमिनेशन ना हो, या लोगों को जो बहुत टाइम पहले से जो उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था और आज वो सब चीज़ें ना हो, इसीलिए हमारे देश में ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया है। तो एक तो सेंट्रल लेवल का है और हर राज्य के अपने अपने मानव अधिकार आयोग बनाए गए हैं। तो अगर आप किसी भी उत्पीड़न का सामना करते हैं, कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगती है कि ये हमारे मानव अधिकारों का उल्लंघन है, तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में जो सबसे बड़ी कमी पाई जाती है कि हम लोगों को या हमारे देश में लोगों को पता ही नहीं होता है कि हाँ, हमारे लिए ये सब संस्थाएं बनी हुई हैं। और इसमें हमारी सरकार की भी ये कमी है कि हमारी सरकार भी क्या करती है कि बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई तो हैं, बाल अधिकार आयोग बना हुआ है और SC ST जाति के लिए आयोग बने हुए हैं और महिला आयोग बना हुआ है महिलाओं की रक्षाओं के लिए, लेकिन फिर भी हर साल ये सभी आयोग अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं कि इतने इतने अपराध हुए हैं, इतनी कंप्लेंट आई हैं इस तरीके से, बट फिर भी हमारी सरकार कुछ करती नहीं है। बस रिपोर्ट उठा के रख ली, देख ली, और हम देखते हैं कि आज महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न होता है, कितने अत्याचार होते हैं, देश का माहौल कितना ख़राब है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार कुछ सख्त नियम इसके लिए बनाती नहीं है और आम लोगों को ये बातें पता नहीं है कि उन्हें अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो आम लोगों को ये बातें बहुत कम पता होती हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। हमारे देश में बहुत सारे आयोग, बहुत सारे शिकायत करने के ऐसे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, बट बेसिकली हम उनका यूज़ नहीं करते या बहुत से लोगों को पता नहीं होता। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ये सब डिस्कशन करेंगे। तो हमने ये समझ लिया कि मानव अधिकार क्या होते हैं। अब हम आयोग के बारे में, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से परफॉर्मेंस है हमारे देश में हमारे मानवाधिकार आयोग की, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। इसमें बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC, एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई है। यानी कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, जो हमारा सेंटर का होता है, सेंटर केंद्र, ठीक है, जो केंद्र का होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये एक वैधानिक संस्था है। सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि वैधानिक और संवैधानिक में क्या फ़र्क होता है। तो जो पहली बात तो ये है कि संवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं उनका वर्णन हमारे संविधान में होता है, और जो संवैधानिक नहीं होती है उन्हें किसी न किसी एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। एक अधिनियम बना के, एक अधिनियम पास करके दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों से एक अधिनियम पास कर दिया जाता है, राष्ट्रपति जी के साइन हो जाते हैं और वो एक अधिनियम बन जाता है। और उस अधिनियम के द्वारा ही 1993 का जो अधिनियम बना है, उस अधिनियम के द्वारा ही 12 अक्टूबर 1993 को हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना या इसकी स्थापना की गई है। तो ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। मानव अधिकार आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, और इसकी स्थापना कब हुई है? 12 अक्टूबर 1993 को। इसके आगे हम थोड़ा सा इसको सोर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई है। कार्यकाल की बात कर लेते हैं। ये जो है ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कार्यकाल इसका होता है, इसका मतलब इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु। अगर उनकी 70 वर्ष की आयु 3 साल में पूरी हो जाती है, यानी कि उनका कार्यकाल शुरू हुआ और 3 साल हो गए और 70 वर्ष हो गए उनको, मतलब एज उनकी 70 वर्ष हो गई, तो उनको जो है हटा दिया जाएगा, या फिर उनको कैसे कहते हैं कि उनका पद, कार्यकाल जो है उनका समाप्त माना जाएगा। या अगर नहीं हुई है 70 वर्ष एज, तो 5 साल का कार्यकाल उनका रहेगा।
तो ठीक है, 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष आयु, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उसके बाद है नियुक्ति, यानी कि इसके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर, यानी कि नियुक्ति करते कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन एग्ज़ाम में बहुत टाइम ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि ठीक है, बेसिकली हमने क्या पढ़ लिया कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि किसकी सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, संसद की सिफारिश पर, या फिर राष्ट्रपति की सॉरी, या फिर सुप्रीम कोर्ट, कोई भी संस्था हम ले लेते हैं, किसकी सिफारिश पर होती है। तो कॉलेजियम बनाई जाती है, और ये कॉलेजियम किस तरीके से बनाई जाती है, क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, थोड़ा हम इसके बारे में देखते हैं। तो ये है कॉलेजियम। एक कॉलेजियम होती है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष तो हो गए इसके प्रधानमंत्री, उसके अलावा इसमें लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, फिर राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, फिर लोकसभा के विपक्ष के नेता इसमें होते हैं, और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, और गृह मंत्री। तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो गए, फिर लोकसभा और राज्यसभा के, क्योंकि लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं लेकिन राज्यसभा में हम अध्यक्ष नहीं कहते, उपसभापति कहते हैं। तो राज्यसभा के उपसभापति हो गए, और लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता और गृह मंत्री। तो ये सारे मेंबर जो है कॉलेजियम में शामिल होते हैं, और ये अपनी सिफारिश करके देंगे राष्ट्रपति को कि हाँ, इस व्यक्ति को जो है हमें इसका सदस्य बनाना है या इसका अध्यक्ष बनाना है, और जो है उस व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो कॉलेजियम को हमने देख लिया, कॉलेजियम किस तरीके से काम करती है। इसके बाद है इनको हटाया कैसे जाएगा। तो इनको हटाने की विधि भी सीधी सीधी नहीं है, हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा जाएगा और नियुक्त भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इनको हटाया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर हटाया जाएगा। अगर इसके अध्यक्ष को या इसके मेंबर को हटाना है तो वो सुप्रीम कोर्ट पहले जांच करेगा कि जो भी उन पे आरोप लगाया गया है वो सही है या नहीं। तो बेसिकली कदाचार की जांच इसमें की जाती है कि क्या इन्होंने कदाचार किया है, या क्या मतलब एक तरीके से कि जैसे कि क्या अपराध किया है, उसकी जांच की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उनकी जांच में अगर ये सही साबित होता है कि वास्तव में इन्होंने कुछ गलत काम किया है तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इनको हटा दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की, कैसी संरचना है इसकी। तो मानव अधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग है, बहुसदस्यीय निकाय है, और इसमें कौन कौन से व्यक्ति रहते हैं तो उसके बारे में हम देख लेते हैं अब। तो देखिए, ये है इसकी संरचना में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। जैसे कि हमने इसकी कॉलेजियम में पढ़ा था, कॉलेजियम में अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसकी संरचना की। तो इसकी संरचना, ये सारे सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, जो कॉलेजियम बनाई जाती है, जो कॉलेजियम अपनी सिफारिश करती है राष्ट्रपति जी को कि इन सदस्यों को चुन लिया है हमने, आप इनको नियुक्त कर दीजिए। वही सदस्यों की हम यहाँ पे लिस्ट देख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व यानी कि जो पहले रह चुके हैं, वो न्यायाधीश नहीं जो वर्तमान में हैं, जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो पहले रह चुके हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस इसके अध्यक्ष होंगे। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से मतलब है यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं चल रही है, जो जैसे मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो न्यायाधीश होते हैं वो न्यायाधीश, उनमें से एक न्यायाधीश इसके अंदर होते हैं। फिर हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश इसके अंदर होते हैं। उसके बाद 2 मानव अधिकारों के जानकार, यानी कि 2 ऐसे व्यक्ति इसके अंदर होंगे जो मानव अधिकारों की अच्छी नॉलेज रखते हैं। इसके बाद है अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, फिर महिला आयोग के अध्यक्ष,
अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो ये जितने भी आयोग होते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, बाल अधिकार आयोग, इन सब के अध्यक्ष इसके मेंबर होते हैं। तो बहुत ही अच्छे से छाट छाट के लोगों को इसके अंदर रखा गया है। तो एक अच्छी संरचना, एक अच्छा स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। और ये जो आयोग हैं ये सारे, ये अपने आप में अलग अलग तरीके के आयोग हैं, और इनसे रिलेटेड भी अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू होता है तो इनमें कंप्लेन की जा सकती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा। तो ये हमने बात कर ली थोड़ी इसकी संरचना के बारे में। एक बात और आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इसके अभी तक कोई भी महिला अध्यक्ष इसकी नहीं बनी है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला न्यायाधीश, मुख्य महिला न्यायाधीश नहीं रही है। वैसे तो है, लेकिन मुख्य नहीं रही है कि मेन चीफ जस्टिस कोई महिला रही हो, इसलिए अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है इनकी। सॉरी, मतलब इसकी अध्यक्ष अभी भी कोई भी महिला नहीं रही है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अरुण कुमार मिश्रा, जो कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। तो वो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो दोस्तों, ये तो रही इसकी संरचना। और इसके अलावा राज्यों के भी अपने अपने मानवाधिकार आयोग होते हैं राज्यों के। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी भी उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या फिर सामाजिक बहिष्कार हो, कोई पुलिस केस हो, या अगर आपका कोई भी व्यक्ति जेल में कैद है और उसके साथ कोई उत्पीड़न हो रहा है, उसको अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा, मारा पीटा जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस कैदी व्यक्ति के लिए भी हम ह्यूमन राइट कमीशन जा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने स्टेट के ह्यूमन राइट कमीशन जाइए अगर स्टेट से रिलेटेड मामला है, और उसके बाद अगर स्टेट में भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप नेशनल लेवल पे जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके पास जा सकते हैं। कोई पुलिस केस है, पुलिस केस में अगर आपका किसी उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं और पुलिस आपकी सुनवाई नहीं करती है, तो उससे ऊपर का काफ़ी स्ट्रक्चर होता है। आप एसडीएम के पास जाइए, डीएम के पास जाइए, और ह्यूमन राइट कमीशन में आप इसके पोर्टल पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन भेज सकते हैं या बाय पोस्ट भेज सकते हैं। तो इस तरीके के मामले हैं जिनको लेकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसके बारे में कि क्या क्या इसकी सीमाएं होती हैं। तो एनएचआरसी सबसे पहले ये एक ऐसी संस्था है जो केवल अपनी सिफारिशें देती है, दंड देने का अधिकार इसको नहीं है, और ये हम इसकी एक सीमा कह सकते हैं, बाउंडेशन कह सकते हैं इसके ऊपर। ये केवल उन घटनाओं की जांच करती है जो 1 साल के अंदर की हो। अगर 1 साल से बाहर का मामला हो चुका है तो ये उसकी जांच नहीं करती। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी है इसके साथ साथ इसमें, कि हम देखते हैं कि अगर कोई भी केस होता है तो हम किसके पास जाते हैं। कोई भी केस पहले पुलिस के पास जाता है, और उसके पास अगर वो केस बड़ा बनता है तो वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो इसके जज होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं, और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस भी इसमें होते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोग इस संस्था में होते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है कि वो आपकी बातों को समझेंगे, आपकी जो कंप्लेंट है उस पर कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी। तो आप कोई भी रिलेटेड कंप्लेन होती है ह्यूमन राइट से तो वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे एक कोटेशन है जो कि नेल्सन मंडेला जी ने दी थी कि लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। हम देखते हैं कि आज भी भले ही हमारे देश में संस्था बनी हुई है, बट हमारे देश में और विदेशों में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मामले आते रहते हैं कि कभी कोई युद्ध होता है। अब जैसे कि यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो वहाँ पे भी ये बात युद्ध में कई बार सामने आई थी कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। यानी कि उनके जो मानव होने के नाते उनके जो अधिकार हैं, आप किसी भी मानव को, किसी भी इंसान को इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते उसके साथ कि उसमें और पशुओं में आप कोई अंतर ही ना समझें।
तो ऐसी चीज़ें, ऐसे मामले बहुत सारे आते रहते हैं। तो आप इनके बारे में अवेयर रहिए और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कंप्लेन कीजिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो ह्यूमन राइट की रक्षा करती हैं, मानव अधिकारों के लिए बनाई गई हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूएन के द्वारा बनाई गई एक संस्था, यूएन मानवाधिकार काउंसिल, यानी कि ह्यूमन राइट काउंसिल, नेशनल इंटरनेशनल, यूएन के द्वारा जो बनाई गई है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ये एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है, यानी कि यूएन के द्वारा बनाई गई एक संस्था है, जिसका मिशन दुनिया भर में मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना है। परिषद के 47 सदस्य क्षेत्रीय समूहों के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। परिषद का मुख्यालय स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा, वहाँ पे स्थित है इसका कार्यालय। और ये जो हम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, यहाँ पे इसका ईयर नहीं लिखा है। 2006 में ये बनी थी। इससे पहले था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। तो फ़र्क सिर्फ इतना है, आयोग की जगह इन्होंने परिषद कर दिया है, लेकिन आयोग पहले बना था। तो ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद है, इसने मानवाधिकार आयोग की जगह ली है, जो कि यूएन का ही था। दूसरी हम बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ। बहुत से हम एनजीओ देखते हैं कि महिलाओं के लिए बने होते हैं, बच्चों के लिए बने होते हैं, या फिर गरीब सताए हुए लोगों के लिए बने होते हैं। उसी तरीके एक एनजीओ की तरह ये काम करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये एक वैश्विक संस्था है जो प्रमुख रूप से मानव अधिकारों के लिए काम करती है। तो मानव अधिकारों के लिए बहुत अच्छा काम करती है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये इंग्लैंड की एक संस्था है, यानी कि जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं। तो इंग्लैंड की एक संस्था है जो मानव अधिकारों के लिए काम करती है, और ये हर साल अपनी रिपोर्ट भी देती है कि कहाँ पे कितने मानव अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, और दुनिया भर का डेटा ये कलेक्ट करके रखती है। दुनिया भर की, पूरी दुनिया की रिपोर्ट ये जारी करके देते हैं हर साल। बट ये, क्योंकि ये एक एनजीओ है और इसे किसी भी देश को पनिश करने का अधिकार नहीं है। बट ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है इनफैक्ट, कि ये एक रिपोर्ट तैयार करके कि दुनिया भर में कि इस देश में इस तरीके से ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, इसको पूरी दुनिया के सामने ला के रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और हर देश इससे डर के रहते हैं कि नहीं भाई, हमारे देश का अगर इन्होंने ह्यूमन राइट का खुलासा कर दिया तो हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाएगी। तो थोड़ा सा डर के रहते हैं। और अपने आप में अभी यूरोपियन यूनियन के 2 सांसदों के ऊपर ये एक मामला सामने आया था उनका, कि उन्होंने कहीं से किसी देश से पैसे खाए हैं। वहाँ पे कोई प्ले हो रहा था इंटरनेशनल, तो उस प्ले में उन्होंने क्या किया था, ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ था वहाँ पे उस देश में। लेकिन उनको क्या है, जो कुछ प्ले, कुछ ओलंपिक टाइप कुछ खेल चल रहे थे उनके यहाँ पे होने थे उस देश में, और उसमें ह्यूमन राइट का वायलेशन की खबर अगर पहले सामने आ जाती तो वो प्ले वहाँ पे होना कैंसिल हो जाता। तो उन्होंने, उस देश के लोगों ने यूएन के, यूरोपियन यूनियन के जो सांसद थे, तो उनको घूस खिलाई थी, पैसे दिए थे काफ़ी सारे अपना मुंह बंद रखने के लिए, कि आप इसके बारे में जो है ये बातें सामने नहीं आने दोगे कि हाँ हमारे देश में ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है। तो ये मामला आया था, और इसको उजागर करने वालों में ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ही था जिसने इस बात को बाहर लाया कि यहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा काम एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे देश में जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। और बेसिकली जितने भी राज्यों के होते हैं तो उनके जो भी कार्यालय होंगे वो उन राज्यों की राजधानी में होंगे। जैसे यूपी का लखनऊ और उत्तराखंड का देहरादून, इस तरीके से जिस राज्य की जो राजधानी है वहीं पे उनके मुख्यालय भी होंगे, उनके हेडक्वार्टर होंगे, जहाँ पे हम कंप्लेन कर सकते हैं।
तो दोस्तों हम आप सब अपने अधिकारों के बारे में जानिए, अपने कर्तव्यों के बारे में जानिए। बहुत सारे अधिकार हमारे देश में हम लोगों को मिले हुए हैं, और थोड़ा सा अवेयर भी रहिए कि हमें क्या क्या अधिकार मिले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और जितना हो सके आप अवेयर रहिए और अवेयर कीजिए दूसरों को भी।